नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। शिबू सोरेन अस्पताल में भर्ती, हेमंत सोरेन साथ में है मौजूद। झारखंड में नहीं पहुंच रहा है घर तक जल, अब इन जिलों में जल जीवन मिशन का काम ठप, केंद्र से मांगे पैसे। वहीं झारखंड में शराब होगी अब महंगी, अब हेमंत सोरेन सरकार नहीं बेचेगी शराब, नई उत्पाद नीति में क्या है तैयारी। और रांची में पहली बार बनने जा रहा है 10 लेन सड़क, झारखंड भी होगा अब ट्रैफिक मुक्त, 301 करोड़ रुपए होंगे खर्च। वहीं हेमंत सोरेन ने शिक्षकों को कर दिया है खुश, सैलरी को लेकर के आ गया है बहुत बड़ा अपडेट। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में शिबू सोरेन अस्पताल में है भर्ती, हेमंत सोरेन साथ में है मौजूद। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन को लेकर के दिल्ली गए हैं। जानकारी के अनुसार हेल्थ चेकअप के लिए शिबू सोरेन को विशेष विमान से दिल्ली ले जाया गया है। उनकी वापसी की तारीख अभी तय नहीं है। हेल्थ चेकअप की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उनकी वापसी होगी। और बताया जा रहा है कि शिबू सोरेन को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया। डॉक्टर लगातार दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। और आपको बताते चले कि साल 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही उनके पिता शिबू सोरेन दिल्ली गए थे। इस दौरान शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें तत्काल सर गंगाराम हॉस्पिटल ले जाया गया। इस दौरान हेमंत सोरेन भी उनके साथ थे। डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि अगले 2 दिन तक शिबू सोरेन को गहन निगरानी में रखा जाएगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने शिक्षकों को कर दिया है खुश, अब सैलरी को लेकर के किया बड़ा ऐलान। दरअसल विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों को वेतन निर्धारण के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय का अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वेतन निर्धारण की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर के पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से इनकी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होंगी। और आपको बता दें कि वेतन निर्धारण के लिए शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। विश्वविद्यालय ऑनलाइन ही उनका अनुमोदन करते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय को अनुशंसा भेजेंगे, जिस पर निदेशालय उसके सत्यापन के बाद वेतन निर्धारण की स्वीकृति प्रदान करेगा। और इसका उद्देश्य राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों को पारदर्शी, समयबद्ध एवं त्रुटि रहित वेतन निर्धारण करना है, ताकि उन्हें समय पर वित्तीय लाभ प्रदान किया जा सके। राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन निर्धारण के लिए आधार को भी अनिवार्य किया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने वित्त रहित कॉलेजों को अनुदान देने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है, ताकि कॉलेजों को समय पर पारदर्शी ढंग से अनुदान प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन से लेकर के विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति ऑनलाइन प्रदान की जाएगी। और इसके लिए भी विभाग ने पोर्टल तैयार किया है। मुख्यमंत्री 17 या 18 फरवरी को दोनों पोर्टलों की लॉन्चिंग कर सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री समय लिया जा रहा है। और आपको बता दें कि विभाग ने वर्ष 2023 में नियमावली में संशोधन कर अनुदान की राशि भी बढ़ाई है। अब वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों को 1,40,000 रुपए से लेकर के 30 लाख तक का अनुदान छात्र संख्या तथा नए के ग्रेजुएशन में प्राप्त ग्रेड के आधार पर दिया जाता है। विभाग ने एक पोर्टल लर्निंग सिस्टम को लेकर के भी तैयार किया है, जिसकी भी लॉन्चिंग की जानी है। झारखंड में नौकरियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि झारखंड को मिले 28,306 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। मुख्य सचिव बोली कि उद्योगपतियों को दे बेहतर माहौल। दरअसल झारखंड में उद्योगों की स्थापना और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि राज्य में उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को बेहतर माहौल देना जरूरी है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम को ज्यादा कारगर और पारदर्शी बनाएं। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह कोलकाता में संपन्न हुई बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उद्योगपतियों के साथ बैठक के बाद झारखंड को 28,306 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि निवेशक झारखंड के विभाग क्षेत्रों में अपनी उत्पाद इकाई लगाने के इच्छुक हैं। इनमें से कुछ के प्रस्ताव स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। इन प्रस्तावों से झारखंड में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से 17,823 लोगों को
रोजगार मिलेगा। मुख्य सचिव ने उद्योग निदेशालय को राज्य में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को बेहतर माहौल देने का निर्देश दिया है। आपको बताते चले कि मुख्य सचिव ने कहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम को ज्यादा कारगर और पारदर्शी बना करके हम झारखंड में जहां नए उद्योगों को आकर्षित कर सकते हैं, वहीं पहले से चल रहे उद्योगों को नई ऊर्जा भी दे सकते हैं। उद्योग निदेशालय को अपनी क्षमता में वृद्धि करने और कर्मियों को दूर करने की जरूरत है। मुख्य सचिव ने झारखंड के संसाधन आधारित उद्योगों पर फोकस करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देश के 80% तसर का उत्पाद करने वाला झारखंड आज भी ज्यादातर ककून बेच रहा है, जबकि राज्य में ही ककून का वैल्यू एडिशन करके उसे ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। उन्होंने विजन के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ने पर जोर दिया। और झारखंड में सबसे अधिक 8,485 करोड़ रुपए का स्टील और पावर प्लांट सरायकेला के निमडी में लगाने का प्रस्ताव एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड की ओर से मिला है। झारखंड में नहीं पहुंच रहा है घर तक जल, अब इन जिलों में जल जीवन मिशन का काम ठप, केंद्र से मांगे पैसे। दरअसल झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन का हाल बेहाल है। 2 महीनों से राज्य के 8 जिलों में हर घर नल जल योजना का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से चालू वित्त वर्ष में राशि रिलीज नहीं किए जाने की वजह से अन्य जिलों में भी इस योजना की रफ्तार थम गई है। राज्य में हर महीने नल के जल पहुंचाने का आंकड़ा घटता ही जा रहा है। केंद्र अंशदान का 6,324 करोड़ रुपए की मांग राज्य सरकार ने की है। पिछले दिनों इस मामले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मिलकर के इस राशि की मांग की थी। और आपको बताते चले कि वित्त मंत्री ने केंद्र मंत्री को बताया कि इस योजना में अब तक राज्य सरकार ने 12,937 करोड़ रुपए अपना अंशदान दिया है। वर्ष 2024 में राज्य सरकार को इस योजना में पैसे नहीं मिले हैं और केंद्र सरकार को इस योजना के लिए 12,257 करोड़ रुपए देने थे। केंद्र मंत्री पाटिल ने कहा कि वर्ष 2025 में राज्य सरकार को राशि उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन राज्य सरकार भी योजना की उपयोगिता प्रमाण पत्र दे। केंद्र मंत्री का कहना था कि इस योजना में कोई नया DPR नहीं बनाया जाए, पुरानी योजना को प्राथमिकता को आधार पर पूरा करे। और इधर आंकड़े के अनुसार इस वर्ष जनवरी में राज्य में सिर्फ 1,521 घरों तक ही नल से जल पहुंचाया जा सका। जनवरी व फरवरी में पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गुमला, लातेहार व सिमडेगा में एक भी घर में नल से जल नहीं पहुंचाया जा सका है और राशि के अभाव में कॉन्ट्रैक्टरों ने काम रोक दिया है। पाकुड़ जिला में तो पिछले 4 महीने से सिर्फ एक घर में ही नल से जल पहुंचाया जा सका है। अब केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की योजना शुरू की थी, जो दिसंबर 2024 में पूरी हुई है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में शराब होगी अब महंगी। अब हेमंत सोरेन सरकार नहीं बेचेगी शराब, नई उत्पाद नीति में यह है तैयारी। दरअसल राज्य सरकार शराब के खुदरा व्यापार से हाथ खींचने जा रही है। शराब का खुदरा कारोबार निजी हाथों को सौंपा जाएगा। राज्य सरकार ने उत्पाद नीति 2025 को अधिसूचित करने के लिए आपत्ति आमंत्रित किया है। अब राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी झारखंड बिवरेज कॉर्पोरेशन केवल शराब का थोक कारोबार करेगी और प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से हो रही शराब की खुदरी बिक्री JSBCL नहीं करेगी। 1 मार्च से राज्य में शराब का खुदरा कारोबार शराब व्यापारियों के माध्यम से होगा। उत्पाद विभाग शराब दुकानों की बंदोबस्ती आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी करेगा और नई उत्पाद नीति में शराब दुकानों की बंदोबस्ती करने के अलावा 3 अन्य माध्यमों से ही शराब की बिक्री की जाएगी। न्यूनतम 2000 वर्ग फीट के डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब बेचने की अनुमति प्रदान की जाएगी और स्टोर के 10% हिस्से में शराब बेचने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। वहीं 50,000 वर्ग फीट क्षेत्र वाले मॉल में न्यूनतम 200 वर्ग फीट में शराब की दुकान के लिए लाइसेंस देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शराब की मॉडल शॉप भी खोली जाएगी। सभी शराब दुकानों में पॉपुलर ब्रांड रखने की अनिवार्यता की गई है। रांची में पहली बार बनने जा रही है 10 लेन सड़क, होगी ट्रैफिक मुक्त और 301 करोड़ रुपए होंगे पूरे खर्च। दरअसल राजधानी रांची में पहली बार 10 लेन की सड़क बनेगी, जिसकी लागत करीब 301 करोड़ रुपए होगी। धुरवा में विवेकानंद स्कूल से आगे से लेकर के नया सराय होते हुए रिंग रोड तक बनने वाली इस सड़क का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है और DPR तैयार करने के बाद इसे तकनीकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है। और आपको बता दें कि आधुनिक तकनीक से बनने वाली यह सड़क पूरी तरह ट्रैफिक
ट्रैफिक मुक्त होगी। इसका मुख्य मार्ग 6 लेन का होगा, जिस पर वीआईपी सहित अन्य वाहनों का परिचालन होगा। वहीं दोनों किनारों 2-2 लेन का सर्विस रोड होगा, जिस पर अलग अलग इलाके से आने वाले वाहनों का प्रवेश होगा। धुर्वा में विवेकानंद स्कूल के बाद जो सड़क जगन्नाथपुर मंदिर और हाईकोर्ट होते हुए आगे जाती है, उसे ही 10 लेन वाली सड़क के रूप में विकसित किया जाना है। मौजूदा सड़क लगभग 4 लेन की है, जिसे 6 लेन का बनाया जाएगा। इसके अलावा दोनों ओर 2-2 लेन जोड़े जा रहे हैं। यह सड़क सीआरपीएफ कैंप से आगे दायां घूमकर सीधे रिंग रोड से जुड़ जाएगा और सीआरपीसी कैंप के आगे से यह सड़क पूरी तरह ग्रीन फील्ड होगी, यानी कि यहां से बिल्कुल नई सड़क बनेगी। यह हिस्सा भी 10 लेन का होगा। यह सड़क नया सराय आरओबी तक 10 लेन की होगी। उसके बाद आगे की सड़क संकीर्ण होगी। झारखंड से सुप्रियो भट्टाचार्य का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि 2029 में अपने दम पर 2/3 सीटें जीतेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, फिर से बनेगी हेमंत सरकार। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला जिला कमेटी की ओर से गंजिया बराज के समीप एक दिवसीय विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश मंत्री दीपक बिरुआ ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सरायकेला विधानसभा में पार्टी मजबूती स्थिति में है, इसे और मजबूत बनाना है। समारोह में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि लोग अपने आप समारोह में आए हैं, इन लोगों को लाया नहीं गया है, यही सदस्यता अभियान की सफलता है। और आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि संगठन कार्यकर्ता की गलती को स्वीकार करेगा, लेकिन विश्वासघात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 2019 में विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन वर्ष 2024 में कांटा लगा है, जिसे आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंका जाएगा। जब संगठन के सभी कार्यकर्ता एक साथ चलेंगे तो चुनाव से पहले माहौल बदल देंगे और चुनाव जीतेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि वहां भाजपा ने नहीं बल्कि ईडी सीबीआई ने चुनाव लड़ा था, लेकिन झारखंड के कार्यकर्ताओं ने 2024 के चुनाव में उन्हें सफल नहीं होने दिया। सभी कार्यकर्ताओं ने ईडी सीबीआई को भगाने का काम किया। वर्ष 2029 में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दम पर 2/3 सीटें जीतेगा और हेमंत सोरेन की सरकार फिर बनेगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने फरवरी 2025 में सरायकेला विधानसभा में सदस्यता अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। आम श्रद्धालु की तरह प्रयागराज स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दिखे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, आम श्रद्धालुओं की तरह महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी मीना मुंडा भी थी। दोनों ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी में पुण्य स्नान किया। इसके बाद पति पत्नी प्रयागराज स्टेशन पहुंचे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 47 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो की शुरुआत में वह अकेले शॉल ओढ़ करके बैठे हैं। कुछ देर बाद का जो विजुअल है उसमें उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी दिख रही है। गुलाबी रंग की शॉल ओढ़े मीरा मुंडा मुस्कुरा रही है और अर्जुन मुंडा से कुछ कह रही है। इस विजुअल में प्लेटफॉर्म पर अर्जुन मुंडा और उनकी पत्नी के अलावा आसपास का दृश्य भी देखा गया। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के सबसे कद्दावर नेता में शुमार अर्जुन मुंडा यहां अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि महाकुंभ में स्नान कर आज प्रयागराज से झारखंड लौटा हूं। महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत बधाई। इस आयोजन का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आस्था के साथ इस महापर्व में भाग लेने के लिए पूरे देश और विदेश से भी आ रहे हैं। अर्जुन मुंडा ने आगे लिखा कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा सभी जगहों पर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इस भव्य आयोजन की व्यवस्था में लगे सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सभी का बहुत बहुत आभार। मैया समान योजना की स्पीकर ने की तारीफ, कहा निचले तबके को राहत मिलने पर बौखला जाता है उच्च वर्ग। दरअसल झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो पुणे में भारतीय छात्र संसद के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आर्थिक सहायता की योजना को आर्थिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जब निचले तबके और मध्य वर्ग को राहत मिलती है तो अभिजातीय तबका बौखला जाता है। इन्हें ऐसी योजनाएं रेवड़ी संस्कृति और सौगात प्रतीत होती है। उन्होंने संबोधन के दौरान रांची का उल्लेख करते हुए कहा कि वे कांके रोड पर रहते हैं और रोज सुबह दुबले पतले और मैले कुचले कपड़ों में नौजवान
चुराया हुआ 2 कुंटल से भी अधिक कोयला लाद करके अपनी साइकिल खींच रहे होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना सौगात नहीं है और यह रेवड़ी भी नहीं है। सामाजिक सुरक्षा देश में संयुक्त संसाधन कोष या राज्य की संचित कोष से प्रदान की जाती है और नागरिकों का इस पर पूरा अधिकार है। सामाजिक सुरक्षा के प्रति संकीर्ण और नकारात्मक आम समझ बनाने में उच्च वर्ग और इसकी पैरवी करने वाले मुख्यधारा मीडिया की एक बड़ी भूमिका रही है। उद्योगपतियों को जब औने पौने भाव जमीन टैक्स हॉलिडे या सब्सिडी मिलती रहे तो सब ठीक रहता है, रोजगार उत्पन्न हो तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है।